वेलकम बैक माय डियर एस्पिरेंट्स। हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी उस पॉलिटी की सीरीज का आज ये 7वां दिन है। ये 7वां लेक्चर है हमारी पॉलिटी की सीरीज का। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं। उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो पहले 6 वीडियो जो हम बना चुके हैं उनको ज़रा देख लें, तो ये जो आगे का सिस्टम है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। इसी को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये जो मॉन्टेग्यू हैं ये उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड हैं ये भारत में वायसराय थे। तो ये भारत सचिव थे और ये वायसराय थे, इसीलिए इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। अब इसमें क्या क्या पॉइंट देखो, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था कि भारत में प्रशासन का किस तरह से मतलब रूपरेखा बन चुकी थी। भारत में जो प्रशासन था वो किस तरह से कार्य कर रहा था। अब हम उसके आगे ये 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम पढ़ने वाले हैं। ये भारत सरकार अधिनियम इसका नाम क्यों पड़ा? इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1917 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीयों से ये कहा था। देखो 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से अंग्रेजों ने ये कहा था कि अब हम आपके लिए एक उत्तरदायी सरकार बनाएंगे। भारतीयों से सबसे पहली बार 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था कि हम आपके लिए उत्तरदायी सरकार बनाएंगे। उत्तरदायी सरकार का क्या है मतलब? उत्तरदायी सरकार का मतलब ये है कि एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसको भारतीय जनता चुनेगी। भारतीय जनता चुनेगी उस सरकार को। हम ऐसी सरकार धीरे धीरे हम ऐसी सरकार का हम स्थापना कर देंगे। तो भारतीयों को लगा कि चलो ठीक है, अब हमें ऐसी सरकार मिलेगी जो हम उसको चुनेंगे। तो भारतीय खुश हो गए थे और अंग्रेजों की ये इसमें चाल थी। अंग्रेज केवल ये चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का जन और धन दोनों का बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ था। अगर ऐसी स्थिति में भारत की जनता भी 1857 की तरह अगर विद्रोह कर देगी तो अंग्रेज को उसी वक्त भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि भारत की जनता विद्रोह ना कर दे, इसलिए उस जनता को थोड़ा सा मतलब अपने उनके पक्ष में एक बात कही कि हम आपके लिए एक उत्तरदायी सरकार लेके आएंगे। धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार, ये यहाँ लिख रखा है कि क्रमिक रूप से का मतलब होता है धीरे धीरे हम एक ऐसी सरकार लेकर आएंगे जो आपके द्वारा चुनी गई होगी। तो 1917 में ये बात कही थी। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ है। तो 1919 ईस्वी में ये भारत सरकार अधिनियम आया है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा भारत सरकार अधिनियम। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपके लिए उत्तरदायी सरकार बनाएंगे, भारत की सरकार, जो भारत की जनता जिसको चुनेगी। इसीलिए इसका नाम रखा था भारत सरकार अधिनियम। तो चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो क्या थे उनको हम समझ लेते हैं। पहला, 20 अगस्त 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि हम भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे और इस प्रकार अंग्रेजों ने पहली बार स्वशासन की बात कही। मतलब क्या है कि 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ये बात कही थी कि हम आपके लिए धीरे धीरे क्रमिक रूप से एक आपकी उत्तरदायी सरकार लेकर आएंगे। क्रमिक रूप से का मतलब क्या है कि धीरे धीरे लाएंगे, ऐसे नहीं कि अचानक से एकदम। धीरे धीरे जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी उसको हम ऐड करते जाएंगे और धीरे धीरे आपके लिए एक उत्तरदायी सरकार बना देंगे। तो ये जो कहा था उत्तरदायी सरकार की बात कही थी, तो इस प्रकार अंग्रेजों ने पहली बार स्वशासन की बात कही। तो ये बात कहकर अंग्रेजों ने पहली बार ये कहा कि आपको हम स्वशासन देंगे। तो स्वशासन की बात कही पहली बार। अगर ऐसा प्रश्न बने कि ये बताओ कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्वशासन की बात कब कही, तो वो कही 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम में। ठीक है, अगला पॉइंट, यह अधिनियम 1919 में आया
और 1921 ईस्वी में लागू हुआ। ये अधिनियम आया तो 1919 में था, लेकिन 1921 में इसको लागू किया गया था। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाई गई और प्रांतीय विषयों पर प्रांत के गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति देकर शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा ये है कि जो केंद्रीय और प्रांतीय, अभी तक क्या था कि केंद्र में जो भारत का वायसराय है वही सब कानून बनाएगा और वो जो कानून बनाएगा वही पूरे भारत में लागू होगा, और जो प्रांतों के गवर्नर हैं वो गवर्नर भी उस सबको फॉलो करेंगे। गवर्नर के पास शक्ति, खुद की शक्ति नहीं थी कि वो कुछ कानून बना सके, लेकिन इस 1919 के भारत सरकार अधिनियम में क्या किया कि कुछ केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान की गई कि ये विषय हैं केंद्रीय और ये विषय हैं प्रांतीय। तुम ऐसे मानो जैसे कि आज भारत में सूचियां हैं 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जैसे संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में जितने विषय हैं उतने पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची ऐसी है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती हैं। वैसे ही 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाई गई कि ये केंद्रीय विषय हैं और ये प्रांतीय विषय हैं। प्रांतीय विषयों को दे दिया गवर्नरों को कि गवर्नर अब प्रांतीय विषयों पर कानून बनाएंगे और वो अपना प्रशासन चलाएंगे, और जो केंद्रीय विषय हैं उन पर भारत का जो वायसराय है वो कानून बनाएगा और प्रशासन चलाएगा। तो ये जो शक्ति को 2 जगह बांटा, इसको विकेंद्रीकरण कहा। तो ये जो विकेंद्रीकरण किया, वही मैंने कहा कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाई गई और प्रांतीय विषयों पर प्रांत के गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति दी गई और गवर्नरों को उस प्रांतीय विषयों पर शक्ति बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। ये जो कदम उठाया तो ये शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। इससे पहले क्या था कि शक्ति केवल भारत के वायसराय के पास थी, वही कानून बनाता था, लेकिन अब शक्ति को थोड़ा सा गवर्नर, जो प्रांतों में हर प्रांत में गवर्नर थे, उनको गवर्नर को भी शक्ति दी गई। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण में क्या है? देखो ये केंद्र की ये सूची है। इस सूची में जितने भी बातें होंगी, जितने भी विषय होंगे, उन पर केंद्र सरकार, जो वायसराय है, भारत का वायसराय, वो कानून बनाएगा और वो लागू करेगा। और ये दूसरी सूची बनाई गई। ये दूसरी सूची में प्रांतों के विषय थे। इन प्रांतों के विषय पर प्रांतों के गवर्नर कानून बनाएंगे और उनको लागू करेंगे। लेकिन प्रांतों के गवर्नरों ने क्या किया कि इस सूची को 2 भागों में बांट दिया। एक था हस्तांतरित विषय। ये जो विषय हैं, इस सूची में जो विषय थे, इन विषयों में से 2 तरह के विषय निकाल दिए। एक विषय थे हस्तांतरित विषय और एक थे आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय हैं वो है आय वाले विषय। मतलब ये जो सूची है, इस सूची में जितने इनकम के विषय थे कि जहाँ से हम इनकम कमा सकते हैं, जहाँ से हमारी आय होती है, उन विषयों को एक जगह रखा, उन्हें बोला हमने हस्तांतरित विषय। और जो व्यय वाले हैं, जहाँ हमें खर्चा करना है, ऐसे विषय हैं जहाँ हम खर्चा करेंगे, तो उन विषयों को हमने कहा आरक्षित विषय। तो ये जो हस्तांतरित विषय हैं उनको बोलते हैं आय वाले विषय, और आरक्षित विषय हैं उनको बोलते हैं व्यय वाले विषय। ठीक है। अब उसके बाद ये जो हस्तांतरित विषय हैं, आय वाले विषय, तो गवर्नर की कार्यकारी परिषद, तो गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद होती थी वो इन विषयों को देखती थी, इन पर कानून बनाती थी और इनको लागू करती थी। और जो व्यय वाले विषय थे वहाँ पर प्रांतीय विधान परिषद, गवर्नर, हर प्रांतों में गवर्नर की एक कार्यकारी परिषद होती थी और एक विधान परिषद होती थी। ठीक है। तो विधान परिषद को दिया उसने व्यय वाले विषय पर कानून बनाना और लागू करना, और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उस पर इनकम वाले विषयों पर कानून बनाना और उनको लागू करना। देखो यहाँ पर भी अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को ज़्यादा मजबूत रखा। अब ये सिस्टम हुआ प्रांतों में। तो प्रांतों में ये जो सूची थी इसको 2 भागों में बांटकर 2 तरीके का शासन लागू किया प्रांतों में। शासन अब 2 तरीके का, अब एक कर रहे हैं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद शासन कर रही है और एक जगह प्रांतीय विधान परिषद कर रही है। तो एक ही स्टेट में, एक ही प्रांत में 2 तरीके का शासन प्रारंभ हो गया। तो इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। तो पहली बार
ये प्रांत है, प्रांत में द्वैध शासन। तो पहली बार प्रांतों में जो द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ है वो इसी 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा हुआ है। अगर प्रश्न ऐसे बने कि बताओ पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा था, तो 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और जो मैंने ये दिखा दिया आपको, ये प्रांतों में द्वैध शासन लगा था। वैसे तो द्वैध शासन खत्म हो गया था हमारा 1858 के भारत सरकार अधिनियम में, वहाँ पर बीओडी और बीओसी को खत्म करके, लेकिन वो केंद्र की सिस्टम था। लेकिन अब राज्यों में, ये प्रांतों में लगा पहली बार द्वैध शासन। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई, मतलब क्या है कि वायसराय की सहायता के लिए क्या था, वायसराय की सहायता के लिए था एक विधान परिषद, जिसको हम बोलते थे भारत विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद या छोटी संसद। अब हमने ये जो लिखा है भारत विधान परिषद, इसको क्या किया, इसको किया खत्म, इसको हमने खत्म कर दिया और इसकी जगह पर हमने बनाई संसद। और इस संसद के दो सदन बनाए, इस संसद के दो पार्ट बनाए, एक था उच्च सदन, एक था निम्न सदन। इसको खत्म करके हमने संसद बनाई और संसद में उच्च सदन और निम्न सदन, जैसे वर्तमान में आज हमारी संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, उच्च सदन और निम्न सदन है, तो उसी प्रकार से उच्च सदन और निम्न सदन दो बनाए। उच्च सदन को नाम दिया राज्य विधान परिषद और निम्न सदन को नाम दिया विधान सभा। यहाँ से दो सदन बने, तो ये दो सदन बन गए ना, तो इसीलिए कहा गया कि भारत में पहली बार, मतलब केंद्र में पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बताइए केंद्र में सबसे पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था कब लागू की गई, तो 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक संसद व्यवस्था लागू की गई। अगला, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन दोनों सदनों में। और ये जो दोनों सदनों के सदस्य थे, इन दोनों सदनों के जो सदस्य थे वो सदस्य होंगे क्या, वो चुनकर आएंगे, उनका चुनाव होगा। और चुनाव कैसा होगा, एकदम प्रत्यक्ष चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष नहीं होगा कि हम उनको डायरेक्ट अपॉइंट कर लेंगे, उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। भारत की जनता उसमें वोट डालेगी, तो भारत की जनता मतदाता बनेगी। लेकिन ऐसे ही हर कोई मतदाता नहीं बनेगा, ये लिख रखा है यहाँ पे निर्वाचन, निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन इस निर्वाचन में जो मतदाता होंगे वो हर एक व्यक्ति कोई मतदाता नहीं बन सकता। मतदाता बनने के लिए दो कंडीशन थी। ये निर्वाचन के लिए जो मतदाता बनेगा, पहला मतदाता कौन हो सकता है, जो ज्यादा संपत्ति कर देता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति कर दे रहा है वो मतदाता बन जाएगा, या जो शिक्षित है, ऐसा भारतीय जो शिक्षित है वो मतदाता बन जाएगा। तो इस तरह से ये दो कंडीशंस हैं, तो वो मतदाता बन सकता है और वही उनको वोट देगा और यहाँ से चुनेगा। वो सीधे इन सदनों के जो सदस्य हैं वो सीधे यहाँ से चुनकर जाएंगे। और वोट कौन देगा, ऐसा व्यक्ति मतदाता बनेगा जिसके पास संपत्ति कर, जो संपत्ति कर ज़्यादा दे रहा है और जो शिक्षित है वो मतदाता बन जाएगा। और ऐसे लोग भारत के वोट देंगे और वही चुनकर इन सदनों में सदस्यों को भेजेंगे। अगला पॉइंट, भारत सचिव के कार्य को कम करने के लिए उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया गया। जो भारत का सचिव था ब्रिटेन में, भारत सचिव, जिसको भारत राज्य सचिव भी बोलते हैं, तो भारत राज्य सचिव जो था उसके काम को कम करने के लिए एक हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, एक उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया गया कि अब जो भारत सचिव है उसके काम को थोड़ा सा कम किया जाए, वो करे। तो इसलिए एक नया पद सृजित किया गया। यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बताइए हाई कमिश्नर का पद कौन से एक्ट के तहत या कौन से अधिनियम के तहत लाया गया है, तो बता देना 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा उच्चायुक्त का एक नया पद सृजित किया गया है। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि उच्चायुक्त का जो पद सृजित किया था वो पद किसकी सहायता के लिए बनाया था, तो वो बनाया था भारत सचिव के लिए, जो कि कहाँ था, ब्रिटेन में। और ये पद भी कहाँ बनाया था, ब्रिटेन में ही बनाया था। ठीक है। अगला, भारत सचिव को भारत का महालेखा परीक्षक, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आज हमारा जो वर्तमान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, वही कैग ये है। तो किया गया कि भारत सचिव को
भारत का महालेखा परीक्षक कैग चुनने तथा नियुक्त करने का अधिकार। मतलब जो भारत सचिव था उसको एक अधिकार दिया गया, तो वो भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकता है और चुन भी सकता है और उसको नियुक्त भी कर सकता है। ये शक्ति दे दी भारत सचिव को, ये भारत सचिव को शक्ति ऐसी दे दी। पहली बार केंद्रीय बजट राज्य बजट से अलग किया गया, और इसके अंदर एक और पॉइंट डिस्कस किया गया कि जो केंद्रीय बजट था उसको राज्य बजट से अलग किया गया पहली बार। इससे पहले क्या था कि राज्यों का और केंद्र का पूरा एक साथ बजट आता था, लेकिन इस 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र के बजट को अलग कर दिया गया, राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। तो अगर ऐसे प्रश्न बने कि बताइए कि केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से कब अलग किया गया, तो बता देना 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है 1921 ईस्वी में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट केंद्रीय बजट से अलग किया गया। अब 1921 ईस्वी में क्या हुआ, एक कमेटी गठित की जिसके अध्यक्ष थे एकवर्थ, और इस कमेटी का नाम था एकवर्थ कमेटी। देखिए एकवर्थ कमेटी, इस कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को जो केंद्रीय बजट है उससे हमने अलग कर दिया, रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया। तो ये कब हुआ था, 1921 ईस्वी में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि बताइए भारत में सबसे पहले रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था कब, 1921 में, किस कमेटी की सिफारिश पर, तो एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। अगला पॉइंट 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग CPSC का गठन किया गया। 1926 ईस्वी में, देखो 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसका नाम है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आज हमारे वर्तमान में है वो है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन ये क्या था, केंद्रीय, तो इसको बोलते हैं CPSC। और ये जो CPSC है ये UPSC में कन्वर्ट हुई थी इससे आगे आने वाले 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। यही CPSC सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में बदल गई थी कब, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके जस्ट आगे आएगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम बस इतना पढ़ेंगे कि 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग CPSC का गठन किया गया इस 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो ये हमने पढ़ा, यहाँ से किस तरह से प्रश्न बनेंगे, तो हमने साथ साथ उनके प्रश्नों को भी हमने देखा था। इसके बाद क्या हुआ कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम लेकर आए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि हर 10 साल बाद हम इसको चेक करेंगे। हम 10 साल बाद हर भारत में एक कमेटी बनाकर भेजेंगे और वो कमेटी ये चेक करेगी कि जो हमने ये जो भारत को उत्तरदायी सरकार देने का जो वादा किया है वो हमारा जो प्रोसेस है कहाँ तक पहुँचा, कि आखिरकार भारत में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम जो कार्य कर रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पर कहाँ कहाँ पहुँचे हैं और कैसे कैसे क्या सिचुएशन है उनकी। तो हर 10 साल बाद हम इसको चेक किया करेंगे। 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम है, इसमें जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं इन सभी पॉइंट्स को हम चेक किया करेंगे हर 10 साल बाद। लेकिन क्या हुआ, अब 1919 में अगर 10 साल जोड़े तो 1929 होता है, 1929 ईस्वी। लेकिन 1929 ईस्वी में क्या हुआ कि जो चेम्सफोर्ड इन्होंने सोचा कि हमारा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, इसलिए ये 1929 से पहले ही 2 साल पहले 1929 से 2 साल पहले 1927 ईस्वी में ही एक कमेटी गठित की। वो कमेटी क्या करेगी, उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद हम चेक करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, लेकिन 10 साल बाद नहीं, उन्होंने 2 साल पहले ही। क्यों कर लिया, इसलिए कर लिया क्योंकि 1929 में तो ये जो चेम्सफोर्ड थे इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। ठीक है, तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता, इसलिए उन्होंने 2 साल पहले ही 1927 ईस्वी में ही इसको चेक कराने के लिए एक कमेटी गठित की, 7 सदस्यों की कमेटी गठित की। 1927 ईस्वी में 7 सदस्यों की
कमेटी, और इसका जो अध्यक्ष बनाया था, अध्यक्ष, इस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया था वो बनाया था C.J. साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसीलिए ये जो कमेटी बनी, इस कमेटी का नाम था साइमन कमीशन। इस कमेटी का नाम फिर क्या हो गया था, साइमन कमीशन। ये जो 7 सदस्यों की कमेटी बनी, इसका अध्यक्ष था C.J. साइमन। तो ये जो कमेटी बनी, इसका नाम हो गया फिर साइमन कमीशन। अब भारत में 1919 ईस्वी के बाद भारत में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन वैसे आना तो चाहिए था ये 1929 में, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, इसलिए इन्होंने 2 साल पहले ही ये साइमन कमीशन गठित किया। इसके अध्यक्ष थे साइमन, इसीलिए इसको नाम दिया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भारत में बहुत भरपूर मात्रा में विरोध हुआ था। हम अब इससे आगे साइमन कमीशन को पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम साइमन कमीशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम साइमन कमीशन के बारे में समझ लेते हैं। साइमन कमीशन ये 1927 ईस्वी में आया। साइमन कमीशन, इसमें जो कमेटी में सदस्य थे वो साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे। अब ये एक ऐसा कमीशन था जो भारत में ये चेक करने वाला था कि भारत में किस रूल की ज़रूरत है, भारत में कहाँ पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, भारत के उत्थान के लिए क्या किया जाए, और भारत में कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए ये कमीशन आया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। यही कारण था कि भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि भारतीयों को लगा कि हमारे भले के बारे में तो अंग्रेज कभी सोच ही नहीं सकते, हमारे भले के बारे में नहीं सोचेंगे, और इसलिए, और इसमें सब के सब अंग्रेज हैं, तो वो हमेशा वो अपना भला चाहेंगे, हमारा भला नहीं चाहेंगे, हमारे लिए कोई अच्छा कानून नहीं बनाएंगे। इसलिए पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। जब ये 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आया, अच्छा, तो इसका विरोध किया गया और इसमें 7 सदस्य थे और अध्यक्ष बनाया था C.J. साइमन को। C.J. साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया, इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहा गया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सी बातें कही थी। एक बात इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे कि द्वैत शासन को प्रांतों से हटाकर केंद्र पर लगाओ। इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि द्वैत शासन जो आपने प्रांतों में लगा रखा है, प्रांतों से हटाइए, उसको केंद्र में लगाओ। पहला पॉइंट ये डिस्कस किया था। ऐसे बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, और उन्होंने ये कहा था कि इस साइमन कमीशन का भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है, भारतीय जनता बहुत ज़्यादा नाराज है, नाखुश है, ये उन्होंने कहा था। तो भारत में इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान फिर जब भारत में ये साइमन कमीशन आया तो इसका विरोध हो रहा था। गो बैक साइमन, इस तरह से नारे लगाए जा रहे थे। तो इनके विरोध के दौरान लाहौर में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो लाहौर में लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी पड़ गई थी, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु होते ही स्वराज की मांग और तेज हो गई। भारतीय लोग कहने लगे कि हमको स्वराज दो, अंग्रेज यहाँ से छोड़ो, भारत हमारा छोड़ दो, हम अपना अधिकार, मतलब अपना सरकार खुद चला लेंगे, हमको स्वराज दो। तो यहाँ से स्वराज की मांग और ज़्यादा तीव्र हो गई। तत्काल भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड, उस समय जब ये 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आया, तब भारत सचिव, ब्रिटेन में जो भारत सचिव था वो कौन था, लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड ये समझते थे कि भारतीय तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ये कुछ नहीं जानते। तो भारतीयों के सामने लॉर्ड बर्कनहेड ने एक चैलेंज रखा कि अगर तुम्हारे सामने एक चैलेंज है, तुम में अगर हिम्मत है तो अपना संविधान बनाकर दिखाओ। ये चैलेंज उन्होंने दिया, अपना संविधान बनाने का चैलेंज। तो इस चैलेंज को जो स्वीकार किया वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने अपने साथ 10 सदस्यों को और लिया और अपने खुद अध्यक्ष बने और एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की, भारतीय संविधान बनाने की एक रिपोर्ट तैयार की, और इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और जब ये रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत की, हालांकि ये बहुत अच्छा था, इसमें संविधान के लिए जो प्रावधान होने चाहिए बहुत सारे इसमें डिस्कस किए गए थे, लेकिन जब ये ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत की तो
जैसा कि पहले से मालूम था कि ब्रिटिश सरकार ने सीधा उसको कूड़ेदान में फेंक दिया कि ये बिल्कुल बकवास चीज़ है, उसको माना नहीं। लेकिन ये जो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने ये जो रिपोर्ट बनाई थी, इस रिपोर्ट को नाम मिला नेहरू रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट बनाई थी नेहरू रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसी भारतीय द्वारा भारत का संविधान बनाने की प्रथम कोशिश थी। जो नेहरू रिपोर्ट थी वो थी क्या, किसी भारतीय द्वारा भारत का संविधान बनाने की एक नाकाम कोशिश। नाकाम कोशिश इसलिए क्योंकि इस नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने कूड़ेदान में फेंक दिया, कह दिया कि ये बकवास है, ये कोई संविधान नहीं बना, ठीक है। लेकिन इस जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को पूरे भारत में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आए कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो 1928 ईस्वी में। ये जो रिपोर्ट है 1928 ईस्वी के बाद लगातार सिर्फ 1928 ईस्वी में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। तो 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आई। अगर इस तरह से प्रश्न आए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत में सबसे पहले अपना संविधान बनाने का प्रथम प्रयास किया था, तो वो मोतीलाल नेहरू ने ही किया था, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। 1928 ईस्वी के बाद लगातार स्वशासन की मांग बढ़ी। 1928 ईस्वी के बाद लगातार अब स्वशासन बढ़ता ही, स्वशासन की मांग जो थी कि हमारा शासन हमको दो और अंग्रेज भारत छोड़ो, ये जो सिस्टम था ये प्रारंभ हो गया। और जो स्वशासन की मांग थी वो लगातार अब तीव्र होती जा रही थी। अब जब अंग्रेजों को लगा कि अब यहाँ बहुत बड़ी भ्रांति होने वाली है, अब हमको शायद भारत छोड़ना पड़ जाए, तो अब ऐसा करते हैं कि 3 सम्मेलन करते हैं अपने इंग्लैंड में ही। तो इंग्लैंड में उन्होंने 3 सम्मेलन किए थे 1930, 31 और 32 में। जो 3 सम्मेलन किए थे इनको कहा गया गोलमेज सम्मेलन। और इन गोलमेज सम्मेलन, ये जो गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन, इनका उद्देश्य क्या था, उत्तरदायी औपनिवेशिक सरकार बनाना। उत्तरदायी औपनिवेशिक सरकार मतलब क्या था कि ये अगर ये है तुम्हारा ब्रिटिश सरकार, तो ये है अंदर भारत सरकार। मतलब औपनिवेश का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार केंद्र पर रहेगी और भारत के बीच में तुम अपना राज करो, ये होता है औपनिवेशिक सरकार। मतलब पूरी तरह से आज़ादी नहीं दी, तुम्हारे ऊपर हम रहेंगे और तुम भारत के अंदर अपना राज जैसे चलाना चाहो चला लेना। इस तरह से इस सिस्टम को लाने के लिए अंग्रेजों ने 3 गोलमेज सम्मेलन करे। ये 3 गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ है, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 ईस्वी में। ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन के जेम्स महल, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन के जेम्स महल में संपन्न हुए हैं। और अध्यक्ष, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो अध्यक्ष बना है वो बना है रामसे मैकडोनाल्ड। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का तो अध्यक्ष बना है वो बने हैं रामसे मैकडोनाल्ड। उसके बाद 1930 ईस्वी में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930 के गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे, 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे और 1932 के गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे। प्रश्न ऐसे बने कि वह कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो 1932 ये जो समय आ गया, अब इस समय संसद में केवल अंग्रेज ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी आ चुके थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इस तरह से बहुत बड़े बड़े नेता भी आ गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इस तरह से बहुत नेता आ गए थे जो इस संसद में थे। अब केवल अंग्रेजों की ही नहीं चलती थी, अब उन लोगों की भी चलती थी। तो 1930 ईस्वी का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसमें अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गए हैं और मोहम्मद अली जिन्ना गए हैं। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसमें डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी, ये 3 लोग गए हैं। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1932 ईस्वी में, उसमें केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं गए और गांधी भी नहीं गए। प्रश्न ऐसे बनता है कि बताइए गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। बताइए मोहम्मद अली जिन्ना कौन से गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए, शुरुआत में तो दोनों में गए थे लेकिन तीसरे में नहीं गए थे। बताइए वह कौन व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 ईस्वी। तो गोलमेज सम्मेलन का जो कहाँ संपन्न हुआ, लंदन के जेम्स महल में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। अध्यक्ष कौन था तीनों गोलमेज सम्मेलन का, रामसे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष था। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य तो केवल यही था कि भारत में उत्तरदायी औपनिवेशिक सरकार, मतलब सेंटर पर हम रहेंगे, अंदर भारत अपना सरकार चलाए, ऐसा इसको बोलते हैं औपनिवेशिक सरकार। ठीक है, तो ये भारतीयों ने इसका लगातार विरोध किया और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में स्वराज की मांग ही करते रहे कि हमको स्वराज चाहिए, यही मांग करते रहे। उसके बाद 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट क्या था, गांधी जी पूना के यरबड़ा जेल में कैद थे, तो वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी के पास गए कुछ अपनी समस्या लेकर। समस्या उनकी ये थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि दलित हिंदुओं से अलग होना चाहते हैं, दलितों को हिंदुओं से अलग करो, ऐसी संदेश लेकर वो महात्मा गांधी के पास गए। पूना में वो जेल थी, तो पूना पैक्ट इसको कहा गया और गांधी जी के सामने कहा कि हम हिंदुओं से अलग होना चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा क्यों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि हम दलित तब तक हैं जब तक हम हिंदुओं के साथ रहेंगे, जैसे ही हम हिंदुओं से अलग हो जाएंगे तो हम दलित भी नहीं रहेंगे, हमारा संविधान अलग होगा, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे, तो हम कोई दलित नहीं रहेंगे, हमारा एक अलग कम्युनिटी होगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसा मत करो, ये हमारी जो एकता है वो टूटेगी इससे। अगर एकता हमारी एक बार टूटी थी तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, अगर एक बार फिर टूटी तो अंग्रेज दोबारा से आ जाएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था तो फिर हमारी दो शर्तें हैं, उन शर्तों को मान लो। तो शर्तें उनकी थी कि लोकसभा और राज्यसभा में, पहली शर्त थी कि लोकसभा में सीटों को बढ़ा दो और राज्यसभा में सीटों, दूसरी शर्त थी कि राज्यसभा में सीटों को बढ़ा दो। तो सीटें, उन्होंने कहा था ठीक है, जैसे ही सत्ता मिलेगी तो सीटें बढ़ा दी जाएंगी। ये उनकी दोनों शर्तें मान ली। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोनों शर्तें थी वो महात्मा गांधी ने मान ली कि चलो ठीक है, ऐसा हम कर देंगे। यही जो पूरी घटना है, ये जो वार्तालाप हुआ, इसी को पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा कि पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 ईस्वी में। किन किन के बीच हुआ, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। जब पूना पैक्ट हुआ तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे, पूना की यरबड़ा जेल में कैद थे, और वो जेल है जहाँ कसाब को फांसी दी गई थी, वही जेल है, तो वहीं पर महात्मा गांधी थे। तो ये पूना पैक्ट के बारे में। अब पूना पैक्ट 1932 में हुआ। 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में लॉर्ड लिलिथगो 1933 ईस्वी में लॉर्ड लिलिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, और इस कमेटी की सिफारिश पर ही 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया है। भारत सरकार अधिनियम 1935। अब हम ये जो हमने पढ़ा साइमन कमीशन और इससे पहले 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, इनके बाद अब हम पढ़ेंगे 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। ये भारत सरकार, प्रश्न ऐसे बनेगा, भारत सरकार अधिनियम किसकी सिफारिश पर आया था, तो लॉर्ड लिलिथगो कमेटी की सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। ठीक है, तो अब हम 1935 का, ये 1933 में ये लॉर्ड लिलिथगो की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, इसके कारण 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया। अब हम इसके बाद भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे। तो यहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते थे, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे अब हमारा आएगा 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल है, इसको मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। संविधान में लगभग 60% भाग इसी से डायरेक्ट उठा लिया गया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और इस तरह से अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहिए। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट डे। ठीक है, थैंक यू।